नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। इंडोनेशिया से स्वदेश के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत को सौंपी गई G20 की अध्यक्षता। इस साल सितंबर में समिट की मेजबानी करेगा भारत। पीएम ने कहा, समावेशी, आकांक्षी और एक्शन ओरिएंटेड होगी भारत की अध्यक्षता। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का वैश्विक नेताओं से आह्वान, अगले 10 साल में हर मनुष्य के जीवन में डिजिटल बदलाव लाना जरूरी। कहा, भारत की G20 अध्यक्षता में डेटा विकास होगा महत्वपूर्ण अंग। बाली में वैश्विक नेताओं से पीएम मोदी ने की द्विपक्षीय मुलाकातें। ग्रीन इकोनॉमी, व्यापार, निवेश, रक्षा और इंफ्रा विकास समेत तमाम क्षेत्रों में आपसी संबंधों को मजबूत बनाने पर हुई बातचीत। न्यू इंडिया बनाने में मीडिया से बड़ी और रचनात्मक भूमिका निभाने की अपील। नेशनल प्रेस डे पर सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा, भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र को जीवंत प्रेस की है जरूरत। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब का होगा नार्को टेस्ट। दिल्ली पुलिस को हत्या से जुड़े कई और राज सामने आने की उम्मीद। कल से 16 दिसंबर तक एक महीने वाराणसी में होगा काशी तमिल संगमम। काशी और तमिलनाडु के बीच ज्ञान विज्ञान, सांस्कृतिक और दार्शनिक संबंधों को मजबूत करना इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य। और नासा का अब तक का सबसे शक्तिशाली मून मिशन लॉन्च। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से हुआ आर्टेमिस 1 का प्रक्षेपण। तो ये थी हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले हम बात करेंगे G20 सम्मेलन की। G20 के बाली शिखर सम्मेलन के समापन पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को औपचारिक रूप से अध्यक्षता सौंप दी। उन्होंने भारत को मित्र देश बताते हुए कहा कि G20 ट्रोइका देश के रूप में इंडोनेशिया भारत का पूरा सहयोग करेगा। G20 शिखर सम्मेलन अगले वर्ष 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होगा। और भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदस्य देशों को आश्वस्त करता हूं कि भारत की अध्यक्षता समावेशी, आकांक्षी, निर्णयात्मक, एक्शन ओरिएंटेड होगी। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी के एहसास की बात कही। प्रधानमंत्री ने सुरक्षित भविष्य के लिए लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को एक जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के फायदे सभी को सुलभ कराने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया। साथ ही महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए जाने की भी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि विकास के लिए जरूरी है शांति और सुरक्षा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे की तेजी से वृद्धि पर बल दिया है। उन्होंने आज बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन डिजिटल परिवर्तन विषय पर तीसरे कामकाजी सत्र में ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत प्रत्येक मनुष्य के जीवन में डिजिटल प्रौद्योगिकी के लाभ पहुंचाने के लिए G20 के नेताओं के साथ मिलकर काम करेगा। उन्होंने कहा कि विकास के लिए आंकड़े G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये G20 नेताओं की जिम्मेदारी है कि डिजिटल परिवर्तन के लाभ कुछ लोगों तक ही सीमित ना रहें,
उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं को ये प्रण करना चाहिए कि अगले 10 वर्ष में प्रत्येक मनुष्य के जीवन में डिजिटल परिवर्तन हो, ताकि विश्व का कोई भी व्यक्ति डिजिटल प्रौद्योगिकी के लाभ से वंचित ना रहे। उन्होंने कहा कि ये सपना तभी साकार हो सकता है जब डिजिटल सुविधा सही अर्थों में समावेशी और व्यापक होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल परिवर्तन हमारे युग का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। साथ ही उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग गरीबी और जलवायु परिवर्तन से दशकों से चली आ रही वैश्विक लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत में डिजिटल परिवर्तन के प्रयासों के बारे में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश के अनुभव ने यह दिखाया है कि समावेशी डिजिटल प्रयासों से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल उपयोग शासन में पारदर्शिता बढ़ा सकता है और इसे व्यापक बना सकता है। और G20 शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाली में तमाम वैश्विक नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकातें भी की। इसी कड़ी में उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से कई मुद्दों पर चर्चा की। हाल में ही सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी ये पहली द्विपक्षीय मुलाकात रही। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के नागरिक हैं। तो ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। और अब अगली खबर, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों ही नेताओं ने ग्रीन और सतत विकास पर हाल ही में हुए साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। व्यापार, निवेश, रक्षा और इंफ्रा विकास के क्षेत्र में संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर भी बातचीत हुई। और भारत और सिंगापुर के प्रधानमंत्रियों ने बाली में द्विपक्षीय मुलाकात की। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग से हुई मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों जैसे कि ग्रीन इकोनॉमी, नवीकरणीय ऊर्जा, फिनटेक और व्यापारिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के साथ ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूती देने पर भी बातचीत हुई। सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा है। और इसी क्रम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों ही देशों के बीच ऊर्जा, रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर बातचीत हुई। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और वैश्विक क्षेत्रीय मुद्दों पर भी दोनों ही नेताओं के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच भी द्विपक्षीय मुलाकात हुई। बाली में G20 शिखर सम्मेलन के अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समकक्ष एंथनी अल्बनीज ने दोनों ही देशों के समान हितों पर बातचीत की। दोनों ही नेताओं ने समग्र रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ बनाने के अलावा शिक्षा, नवोन्मेष, समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। और G20 के बाली शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्य देशों के अन्य नेताओं के साथ मैंग्रोव जंगल का दौरा किया। इस दौरान मैंग्रोव के संरक्षण के साथ ही इंडोनेशिया में पारंपरिक तौर पर जल संरक्षण की विधि की भी जानकारी G20 समूह के नेताओं को दी गई। पारंपरिक तौर पर वहां जल संरक्षण की विधि को सुबक कहा जाता है। सभी आमंत्रित नेताओं ने मैंग्रोव का पौधा भी रोपा। दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौती के बीच G20 ने पर्यावरण को संरक्षित रखने का संदेश भी दिया।
इंडोनेशिया द्वारा मैंग्रोव के इस विशेष जंगल में नए पौधों को तैयार करने की नर्सरी और पूरे इकोसिस्टम को समझा। नर्सरी में 63,000 पौधे तैयार करने की व्यवस्था है। इंडोनेशिया ने 2024 तक 6 लाख हेक्टेयर में मैंग्रोव विकसित करने का लक्ष्य रखा है। मैंग्रोव जंगल में ही एक मत्स्य तालाब भी मौजूद है जो कि 1,300 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मुलाकातों में उन्हें भारत के विरासत को दर्शाने वाली वस्तुएं उपहार स्वरूप भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को मशहूर कांगड़ा लघु चित्रकारी पर बनी एक पेंटिंग भेंट की, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को गुजरात की कलमकारी की प्रसिद्ध मातानी पछेड़ी उपहार स्वरूप दिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को उन्होंने छोटा उदयपुर की विश्व प्रसिद्ध पिथौरा तोहफे में दी। पीएम मोदी ने इटली की नवनियुक्त प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को पाटन की नामचीन पाटन पटोला दुपट्टा भेंट की। फ्रांस, जर्मनी और सिंगापुर को कच्छ का प्रस्तर पात्र भेंट किया। पीएम ने इंडोनेशिया को सूरत की नामी चांदी का पात्र और हिमाचल के किन्नौर का किन्नौरी शॉल उपहार में दिया। स्पेन को पीएम मोदी ने मंडी और कुल्लू का ख्याति प्राप्त कनाल पीतल सेट बतौर तोहफा भेंट किया। विदेश मंत्रालय ने इस बीच बताया कि भारत सकारात्मक और सहयोगात्मक रूप से काम कर रहा है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि G20 के आउटकम डॉक्यूमेंट में सतत विकास, जलवायु चुनौती के खिलाफ वित्त पोषण, पोषक आहार और बहुउद्देशीय संस्थाओं में सुधार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को समाहित किया गया है। और G20 से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु टेक समिट के रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन किया और देश के युवाओं की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि देश के युवाओं की क्षमता का लोहा आज दुनिया मानती है। पीएम मोदी ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में देश की प्रगति पर खुशी जाहिर की और कहा कि देश में यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या 2 गुनी हुई है। बुलेटिन में देखते हैं आगे की कुछ और बड़ी खबरें आज की। भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग आज से 24 नवंबर तक CAG की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ऑडिट सप्ताह मना रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के मुख्यालय में उद्घाटन भाषण के दौरान पहुंचे और उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में कैग ने बेमिसाल काम किया है। इसका कारण कैग का कुशल नेतृत्व रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज वैश्विक मंचों में भारत का सम्मान बढ़ा है। आज भारत व्यापार और निवेश के लिए हॉटस्पॉट बन चुका है। और अब बात करते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घाटलोडिया विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने नामांकन दाखिले से पहले अहमदाबाद के प्रभात चौक में रोड शो किया। गुजरात विधानसभा के लिए 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होंगे और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। कुछ और राजनीतिक खबरों में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमने अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार देखा है और अरविंद केजरीवाल से ज्यादा निकम्मा
और खराब नीयत वाला मुख्यमंत्री किसी भी दूसरे राज्य का नहीं है। गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने देश की राजधानी दिल्ली को कूड़े कचरे से भर दिया है। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। ये दिन स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस खास दिन पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक कार्यक्रम में कई अहम बातें कहीं। उन्होंने मीडिया से अपेक्षा की कि विश्व में भारत के बढ़ते कद को देखते हुए मीडिया न्यू इंडिया के निर्माण में बड़ी और रचनात्मक भूमिका अदा करे। उन्होंने कहा कि एक जीवंत लोकतंत्र में जीवंत प्रेस की जरूरत है। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने अबू धाबी में 2454 स्टूडियो सिटी का दौरा किया। उन्होंने 2454 स्टूडियो सिटी के प्रमुख डेरेक हॉल से मुलाकात की और स्टूडियो से जुड़ी बारीकियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अबू धाबी फिल्म कमीशन के प्रमुख संजय रैना से भी भेंट की। स्टूडियो में बने इनडोर और आउटडोर सुविधाओं और साउंड स्टेज का जायजा लिया। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने भारत और यूएई के बीच फिल्म के संयुक्त निर्माण से जुड़े समझौते की संभावना पर भी बात की। और आगे की खबरों में प्रसार भारती परिसर में आज उन प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी की विभिन्न विधाओं में आयोजित प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था। इस अवसर पर प्रसार भारती के सदस्य ने प्रतिभागियों को सम्मानित किया। और अब अपराध की दुनिया की बड़ी खबर। दक्षिणी दिल्ली के साकेत की अदालत ने अपनी प्रेमिका की हत्या के आरोपी आफताब पूनावाला का नार्को टेस्ट कराने की अनुमति दी है, क्योंकि पूनावाला पुलिस को गलत जानकारी दे रहा है। पुलिस को शक है कि पूनावाला ने अपनी महिला दोस्त श्रद्धा वाकर के मोबाइल फोन और जिस आरी से उसने कथित तौर पर उसकी हत्या करने के बाद उसके शरीर को काट दिया, उसके बारे में वो गलत जानकारी देकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा अब नार्को टेस्ट के जरिए ही श्रद्धा की हत्या के राज को उसके सीने से बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। आफताब पुलिस को ये कहकर गुमराह करता रहा कि झगड़ा होने के बाद श्रद्धा छोड़कर चली गई। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया। आफताब को किसी तरह का पछतावा भी नहीं है। रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। वाराणसी में कल 17 नवंबर से काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। 1 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम में काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ज्ञान विज्ञान और सांस्कृतिक संबंध और मजबूत होंगे। पहली बार आयोजित हो रहे इस तरह के समागम को लेकर काशी वासियों और विशेष तौर पर वहां रह रहे तमिल मूल के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। इस आयोजन में तमिलनाडु के सभी जिलों से करीब 2500 प्रतिनिधि काशी आएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देशन में आईआईटी मद्रास और काशी हिंदू विश्वविद्यालय इस समागम का आयोजन कर रहा है। महीने भर के इस आयोजन के तहत कुल 12 समूह पर काशी प्रवास आएंगे। इसमें छात्र, शिक्षक, कलाकार, हस्तशिल्पी, युवा, किसान और समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 29 नवंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि वो इस मामले में कुछ और दस्तावेज दाखिल करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की इजाजत दे दी। दरअसल पिछली बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले में नोटिस जारी करने के बाद केंद्र ने जवाब दिया था कि विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। और उधर कठुआ दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी शुभम सांगरा के खिलाफ बालिग के तौर पर ही मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को नाबालिग ठहराने के निचली अदालत के आदेश को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी की उम्र तय करने के लिए अगर कोई पुख्ता सबूत नहीं है तो ऐसी स्थिति में मेडिकल ओपिनियन को ही सही माना जाएगा। और अब अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ बड़ी खबरें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में राष्ट्रपति पद के चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने संघीय निर्वाचन आयोग को नामांकन पत्र सौंपे जिनमें उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के लिए नई अभियान समिति भी बना दी है। ट्रंप ने ऐसे समय ये घोषणा की है जब करीब एक सप्ताह पहले रिपब्लिकन्स को मध्यावधि चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा। पार्टी के कुछ सदस्यों ने इस पराजय के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है। चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की घोषणा करके ट्रंप ने अपने वर्तमान और पूर्व सलाहकारों के सुझावों को खारिज कर दिया है, जिन्होंने ट्रंप को इस पराजय के बाद राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं करने की चेतावनी दी थी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चांद की ओर भेजे जाने वाले अब तक के सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। ये नासा के आर्टेमिस मिशन का हिस्सा है, जिसके तहत 50 साल बाद एक बार फिर इंसान को चांद पर भेजने की तैयारी हो रही है। ये इस रॉकेट का पहला मिशन है जिसमें कोई भी अंतरिक्ष यात्री सवार नहीं होगा। अगर ये मिशन कामयाब रहता है तो भविष्य में इस रॉकेट से अंतरिक्ष यात्री मिशन पर जा सकेंगे। ये नासा के लिए एक ऐतिहासिक पल है। नासा 2025 में एक बार फिर अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजना चाहता है। ये लॉन्च तीसरी कोशिश में सफल हो पाया है। इससे पहले अगस्त और सितंबर में ईंधन का रिसाव होने की वजह से इसका प्रक्षेपण रोक दिया गया था। और अब खबर खेल के मैदान से। भारतीय क्रिकेट टीम के भले ही T20 विश्व कप के सेमीफाइनल से बाहर होना पड़ा, लेकिन भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज कर ली है, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 12 राउंड में विराट कोहली के बल्ले से निकला एक शॉट को आईसीसी ने अब तक का बेहतरीन शॉट करार दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली थी। कोहली की विस्फोटक पारी के दम पर भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने में सफल हो पाई थी। स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल से बाहर हो गए हैं। उन्हें ग्रुप स्टेज से ही बाहर होना पड़ा। नडाल को अपने दूसरे मुकाबले में फेलिक्स ऑगर ओलियसिमे से शिकस्त मिली। मंगलवार को खेले गए ग्रुप स्टेज मैच में नडाल को कनाडा के 22 वर्षीय फेलिक्स ऑगर ओलियसिमे के हाथों 6-3, 6-4 के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। नडाल ने 10 प्रयासों में कभी एटीपी फाइनल्स का खिताब नहीं जीता। वो 2010 से 2000 और 2013 में उप विजेता रहे थे।
यूएस ओपन और पेरिस में हार का सामना करने वाले 36 वर्षीय नडाल के करियर में ये सिर्फ दूसरी बार ही है जब उन्हें लगातार 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। नडाल की इस हार के बाद ये भी साफ हो गया है कि उनके ही हमवतन स्पेन के कार्लोस अल्कराज इस साल की समाप्ति नंबर 1 खिलाड़ी के तौर पर करेंगे। और वहीं एक अन्य मुकाबले में कैस्पर रुड ने टेलर फ्रिट्ज को हराकर उनके सेमीफाइनल के सफर पर विराम लगा दिया। रोमांचक मुकाबले में कैस्पर रुड ने टेलर फ्रिट्ज को 6-3, 4-6 और 7-6 के अंतर से हरा दिया। इसी के साथ आज के इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।